हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में वासा प्रीविया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में डिस्कस किया था। उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में कि शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है, इसके मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से मैन्यूवर्स काम में लिए जाते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो उस सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, तो आप बने रहिए और जल्द से जल्द इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में। शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है? शोल्डर डिस्टोशिया यानी कि बेबी का जो शोल्डर है, जब डिलीवरी होती है, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, जब बेबी मैकेनिज्म ऑफ लेबर से गुजर रहा होता है, तो क्या होता है कि जब हेड की डिलीवरी हो जाती है, तो हेड की डिलीवरी के बाद में शोल्डर की डिलीवरी जो है कंटिन्यूअसली रहती है। लेकिन शोल्डर की डिलीवरी होने की कंडीशन यहाँ पे जो आ रही है, ये शोल्डर जो है वो प्रॉपर डिलीवरी मैनर में नहीं जा पाता, डिलीवरी शोल्डर की नहीं हो पाती है। ठीक है, तो शोल्डर की डिलीवरी नहीं हो पाई किन कारणों की वजह से? कुछ ऐसे कारण जैसे कि मान लीजिए कि पेल्विस की जो स्ट्रक्चर थी वो प्रॉपर मैनर में नहीं थी, यानी कि सीपीडी के केस थे, या और कोई कारण हो सकता है कि बेबी लार्ज है, उसकी वजह से बेबी का जो शोल्डर जो है वो क्या हो गया है, स्टक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बेबी का जो शोल्डर है वो क्या हो सकता है, स्टक हो सकता है। तो शोल्डर डिस्टोशिया का मतलब क्या है कि बेबी का जो शोल्डर है, चाहे आप या तो वो एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर शोल्डर होगा, तो बेबी का जो शोल्डर है वो क्या हो चुका है, पेल्विक बोन के अंदर कहीं भी स्टक हो चुका है। उस पेल्विक बोन, मदर की जो पेल्विक बोन है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, स्टक हो चुका है, अंदर की अंदर ही क्या हो गया, रुक गया। तो डिलीवरी प्रोसेस जो है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये लेबर प्रोसेस जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टोशिया। यानी कि ये लेबर प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एबनॉर्मल लेबर प्रोसेस हो जाएगी, जिसमें शोल्डर का क्या नहीं हो पाया है, डिलीवरी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो बेबी के शोल्डर की डिलीवरी नहीं हो पाना, अब कारण क्या है कि शोल्डर की डिलीवरी नहीं हो पाई, उसके पीछे कारण ये है कि पेल्विक बोन जो है, उस पेल्विक बोन के अंदर जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये आपको यहाँ पे इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ये मदर की पेल्विक बोन का क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये जहाँ पे मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ, ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस एक बोनी लैंडमार्क है जो मदर के पेल्विस के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इस सिम्फाइसिस प्यूबिस से के बिहाइंड, यानी कि पीछे की तरफ, यहाँ पे क्या हो जाता है, बेबी का शोल्डर स्टक हो जाता है। मोस्टली यही स्टक होता है, इसलिए ये इमेज दिखाई गई है। ठीक है, तो इसको रिलीव करने के लिए, इसको दूर करने के लिए, निकालने के लिए हम कुछ मैनेजमेंट करते हैं, कुछ मैन्यूवर्स यूज करते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो कि बेबी को इस कंडीशन से क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम मैन्यूवर्स वगैरह हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये एक इमेज जो है वो शोल्डर डिस्टोशिया को बताती है कि शोल्डर जो है, बेबी का जो शोल्डर है, दिस इज द एंटीरियर शोल्डर। ये एंटीरियर शोल्डर बेबी का ये कहाँ पे स्टक हो चुका है, इस पेल्विक बोन के बिहाइंड स्टक हो चुका है, जो कि निकल नहीं पा रहा है। तो बेबी की जो नॉर्मल लेबर प्रोसेस थी वो एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर मैनर में नहीं जा पाएगी। तो उसके लिए हम कुछ मैन्यूवर्स यूज करते हैं। कंटिन्यू करते हैं इसको। डेफिनेशन देखिए इसकी, यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेलियर ऑफ द शोल्डर टू डिलीवर स्पॉन्टेनियसली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द हेड। यानी कि शोल्डर डिस्टोशिया का मतलब क्या है,
जो हेड की डिलीवरी हुई है उस हेड की डिलीवरी के बाद में ही क्या होना चाहिए था, शोल्डर की डिलीवरी स्पॉन्टेनियसली होनी चाहिए थी, लेकिन स्पॉन्टेनियसली नहीं हुई, तो वो क्या हो गई है, फेल हो गई है। अब ये शोल्डर जो है, ये एंटीरियर शोल्डर जो है वो कहाँ पे ट्रैप हो गया है, ये सिम्पाइसिस प्यूबिस के बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ, नीचे की तरफ क्या हो चुका है, स्टक हो चुका है, ट्रैप हो चुका है। तो उसके लिए अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन जो आती है वो है मैटरनल डायबिटीज। मैटरनल डायबिटीज जो है वो क्या करेगी, इस कंडीशन को क्या करेगी, प्रमोट करेगी। कैसे करेगी, मैटरनल डायबिटीज, मदर की जो डायबिटिक कंडीशन है वो क्या करेगी, मदर में अगर डायबिटीज की कंडीशन है तो उसमें क्या होगा कि मदर की जो कंडीशन है वो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट के अंदर रहेगी, जिसमें मदर का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा रहेगा। ऐसी कंडीशन में मदर की जो कंडीशन है या तो वो कैसी रहेगी, या तो ओवरवेट रहेगी या अंडरवेट रहेगी। तो या तो ओवरवेट होती है तो उस कंडीशन में ओबेस क्लाइंट के अंदर जो है मदर आती है, और अंडरवेट के अंदर रहेगी तो मालनरिश कंडीशन में रहेगी। तो दोनों कंडीशन में ही पेल्विक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डायमीटर है वो क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से बेबी जो है, बेबी में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। बेबी में चेंजेस ये आ सकते हैं कि मैक्रोसोमिक बेबी हो सकता है, हेड लार्ज हो सकता है, एंसिफिलोपैथी की कंडीशन देखने को मिल सकती है बेबी के अंदर, और भी कई कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो बेबी के अंदर भी अगर साइज में कोई प्रॉब्लम है, लार्ज फीटस है, तो उस कंडीशन में भी फीटस का जो एंटीरियर शोल्डर है वो स्टक हो जाएगा। या मान लीजिए कि पेल्विक बोन्स के जो डायमीटर्स हैं वो प्रॉपर मैनर में नहीं है, सीपीडी के केस हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, बेबी का जो एंटीरियर शोल्डर है वो स्टक हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पेल्विक प्यूबिक बोन के नीचे ही स्टक होगा, लेकिन मोस्टली माना जाता है कि प्यूबिक बोन के अंडर ही, जस्ट नीचे की तरफ ही वहां पे क्या रहेगा, एंटीरियर शोल्डर स्टक रहेगा। तो मैटरनल डायबिटीज भी जो है ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो है वो है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ऑफ लार्ज बेबीज। अगर मान लीजिए कि पहले की कोई हिस्ट्री अगर हम चेक करते हैं मदर की, तो पहले की हिस्ट्री में भी उसके लार्ज बेबी हुआ था। पहले की अगर प्रेगनेंसी है, पहले की प्रेगनेंसीज में भी हमने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे तो लार्ज बेबी हुआ था जिनका वेट 3.5 से 4 किलो से ज्यादा का वेट था। तो लार्ज बेबी की कंडीशन के अंदर कैसी कंडीशन रहेगी कि बेबी लार्ज है, उसका वेट ज्यादा है, उसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो हेड टू टो एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी अगर हम करते हैं तो वो बेबी जो है वो कैसा दिखाई देगा, आपको लार्ज दिखाई देगा, मैक्रोसोमिक बेबी दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो एंटीरियर शोल्डर अगर स्टक हुआ है, पहले की कोई हिस्ट्री है कि हमारे पास ऐसी हिस्ट्री जो कि लार्ज बेबी को इंडिकेट करती है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस बार भी उसी वजह से हुआ है। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन आती है वो आती है फैमिली हिस्ट्री ऑफ लार्ज सिबलिंग। ठीक है, अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री यानी कि मदर की जो फैमिली हिस्ट्री है उसके सिबलिंग्स जो हैं उनके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करेगी। उसके अलावा लार्ज फीटस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वही अगर लार्ज फीटस है, ठीक है, तो मैक्रोसोमिक बेबी है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है क्या देखने को मिल सकता है, शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। मैटरनल एज, अगर मदर की जो एज है वो 35 ईयर ऑफ एज से अगर ज्यादा हो गई है तो मोस्टली जो है शोल्डर डिस्टोशिया के केस देखने को मिलते हैं। क्योंकि एज अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो एज बढ़ने के साथ साथ भी ऐसे क्राइटेरिया माने जाते हैं कि डिजीज कंडीशन अपनी हायर स्टेट में रहती है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, उसको हम मैनेज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है। अगर वो मदर अपनी लाइफ हैबिट्स, अपनी जो बैड हैबिट्स अगर उसकी हैं, कुछ स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह ले रही हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अगर उसको प्रॉपर मैनर में और सही तरीके से अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है तो। अगर मान लीजिए कि उसकी जो कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं कि वो जंक फूड, फास्ट फूड, अगर ये चीजें ज्यादा खा रही हैं और वो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही हैं, तो इससे कि जीडीएम के केस जो है वो
बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, इम्प्रूव होने लगते हैं। और जीडीएम के केस के अंदर क्या होगा कि डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोल रहती है। तो मैटरनल एज भी जो है यहाँ पे अफेक्ट करती है। तो 35 ईयर ऑफ एज से ज्यादा अगर हो जाता है किसी प्रेग्नेंट वीमन का, तो इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो रिस्क फैक्टर जो अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर में एज का जो फैक्टर है वो भी बहुत मेन रोल अदा करता है। तो इसलिए माना जाता है कि ऐसे कहा भी जाता है कि जो प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है वो एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर 30 या 28 ईयर ऑफ एज से पहले पहले अगर फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर 28 30 ईयर ऑफ एज के बाद में अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है मदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आजकल लाइफ हैबिट्स ऐसी हो गई। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हाई पैरिटी की कंडीशन भी जो है वो कहीं ना कहीं मदर को क्या करेगी, मदर की जो डिलीवरी की कंडीशन के अंदर शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन को क्या करेगी, प्रमोट करने की कोशिश करेगी। तो हाई पैरिटी का मतलब क्या हो गया, हाई पैरिटी का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो रही है, बार बार प्रेग्नेंट हो रही है। 22 वीक से जो हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि वायबल जो कंडीशन है जिसमें कि बेबी जो है या बेबी जो है वो बेबी के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 22 वीक के बाद में मोस्टली देखा जाता है कि बेबी के सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो हाई पैरिटी की कंडीशन में, यानी कि पहले भी वो तो 3-4 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, अभी भी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराना चाह रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर कोई मैक्रोसोमिक बेबी है, लार्ज फीटस है, या मान लीजिए कि उसके हाइड्रोसिफिलस की कोई कंडीशन है, हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन के साथ साथ मान लीजिए कि बेबी का जो एंटीरियर शोल्डर है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया, नेग्लिस पेल्विस की कंडीशन है, ठीक है, और मालनरिश्ड पेल्विस है, तो उसमें किसी बोन, यानी कि कई बार क्या होता है कि बेबी पोस्टीरियर पोजीशन में होता है तो सैक्रम के अंडर आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी स्टक हो सकता है। तो ऐसी कोई कंडीशंस जो है अगर बनती हैं तो हाई पैरिटी की कंडीशन में भी देखा गया है कि ऐसे केस देखने को मिलते हैं। ये भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, शोल्डर डिस्टोशिया को अफेक्ट करेगा। इसके बाद में अगर हम देखें इसके मैनेजमेंट की बात करें कि सर इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि शोल्डर को डिस्लोज करने के लिए हमें क्या करना है कि उस शोल्डर को डिस्लोज करना है जहाँ पे वो स्टक हुआ है। तो डिस्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रोबर्ट मैन्योवर करते हैं। मैक्रोबर्ट मैन्योवर जो है, maneuver involve helping the women to lie flat and bring to her knees up to the chest, यानी कि मदर को क्या करेंगे, फ्लैट सरफेस पे लिटा देंगे। लिटाने के बाद उसके क्या करेंगे, जो भी नीज हैं, उसके जो घुटने हैं, उनको क्या करेंगे, चेस्ट की तरफ लाएंगे। इस पोजीशन में लिटाना है, फ्लैट पोजीशन में लिटा करके, और उसके जो नीज हैं, उसके जो घुटने हैं, उनको चेस्ट की तरफ लाएंगे। एंड दिस विल रोटेट द एंगल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के एंगल से वहां पे क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो लोअर स्पाइन है वो फ्लैट हो जाएगी और पेल्विस कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। पेल्विस वाइड हो गया, उसके बाद में वेट ऑफ द मदर लेग इज यूज्ड टू क्रिएट जेंटल प्रेशर ऑन हर एब्डोमेन। और हम क्या करेंगे, जो मदर के लेग्स का वेट है वो उस मदर के लेग्स के वेट को वहां पे क्या करेंगे, वेट अपीयर करेंगे। अब वेट अपीयर करेंगे मदर के लेग्स के ऊपर, तो वेट वहां पे अपीयर करेंगे तो जेंटल प्रेशर कहाँ लगेगा, मदर के एब्डोमेन पे लगेगा। मदर के एब्डोमेन पे लगेगा तो हम उस समय क्या करेंगे, एंटीरियर शोल्डर पे इंपैक्शन देंगे। इंपैक्शन लाइक फिस्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैक रोबर्ट मैन्यूवर को हम पिक्चर के द्वारा देखते हैं यहाँ पे। तो पिक्चर में ये देखिए, यहाँ पे ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ठीक है, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये क्या कर रही हैं, मदर को फ्लैट पोजीशन में लिटा दिया। उसके बाद में मदर का जो लेग है, उस लेग को क्या कर दिया हमने, उसके एब्डोमेन यानी कि उसके चेस्ट की तरफ क्या कर दिया, मूव किया, ठीक है। और नीज यहाँ पे देखिए कैसे हैं, फ्लैक्स्ड हैं। तो नीज कैसे रहेंगे, यहाँ पे फ्लैक्स्ड मैनर में रहेंगे, और इसको इसके लेग को कहाँ पे डालना है, कहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है, उसके चेस्ट और एब्डोमेन की तरफ। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जेंटल प्रेशर जो है वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये दिखा रखा है कि ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने हैंड के द्वारा, देखिए एक हैंड के द्वारा तो कहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसके लेग्स के ऊपर, जिससे कि एब्डोमेन पे प्रेशर पड़े। दूसरे हैंड के द्वारा ये कहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रही है,
सिम्फाइसिस प्यूबिस के नियर। सिम्फाइसिस प्यूबिस के नियर यहाँ पे जेंटल प्रेशर अप्लाई करेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो शोल्डर एंटीरियर शोल्डर यहाँ पे स्टक हो रखा था वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, डिसलॉज हो जाएगा। तो जैसे डिसलॉज होगा फिर बेबी की डिलीवरी क्या करा लेंगे, यहाँ से परफॉर्म करवा लेंगे। तो इस तरीके से मैक रोबर्ट मैन्यूवर में करेंगे। मैक रोबर्ट मैन्यूवर में लेग्स को फ्लैक्स करके ऑन टू एब्डोमेन कोजेज रोटेशन ऑफ पेल्विस, जिससे कि पेल्विस का हल्का क्या होगा, रोटेशन होगा। अलाइनमेंट ऑफ सैक्रम एंड ओपनिंग ऑफ द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल को भी इधर से भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ध्यान रखना है कि बेबी की जो डिलीवरी है वो हेड के बाद में कहाँ पे किसकी होने वाली है, शोल्डर की होने वाली है, तो तुरंत वो उसको क्या करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। सुप्राप्यूबिक प्रेशर भी यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, जैसा कि ये सेकंड हैंड के द्वारा जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कर रही है। उसके अलावा कौन सा मैन्यूवर यूज कर सकते हैं, उसके अलावा जो हम वुड्स मैन्यूवर यूज कर सकते हैं इस शोल्डर को रिलीव करने के लिए, उसको डिसलॉज करने के लिए। वुड्स मैन्यूवर में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वुड्स मैन्यूवर के अंदर हम क्या करेंगे कि पोजीशन जो है वो मदर को लिथोटोमी पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद में 180 डिग्री शोल्डर रोटेशन ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मदर की जो पीवी एग्जामिनेशन के समय हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फिंगर इंसर्ट करेंगे। अब 2 फिंगर इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है। जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है, बेबी का जो शोल्डर है। तो पहले तो क्या करेंगे, पोस्टीरियर शोल्डर पे क्या करेंगे, 2 फिंगर्स की सहायता से क्या करेंगे, जेंटल प्रेशर क्या करेंगे, 180 डिग्री शोल्डर रोटेशन करेंगे। 180 डिग्री शोल्डर रोटेशन का मतलब क्या हुआ, 2 फिंगर यहाँ पे इंसर्ट किया। ये देखिए यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने 2 फिंगर यहाँ पे इंसर्ट किया है, जो पोस्टीरियर शोल्डर की तरफ किया गया है। पोस्टीरियर शोल्डर की तरफ यहाँ पे क्या कर दिया, 2 फिंगर को इंसर्ट कर दिया और 180 डिग्री शोल्डर रोटेशन करेंगे। 180 डिग्री का क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर का रोटेशन करेंगे। जैसे ही हम 180 डिग्री का शोल्डर रोटेशन करेंगे तो यहाँ से जो एंटीरियर शोल्डर है, उस एंटीरियर शोल्डर का जो जहां पे वो स्टक हुआ था प्यूबिक बोन के जस्ट नीचे की, सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट नीचे की तरफ, तो वहां से वो डिसलॉज हो जाएगा और वो प्रेशर हट जाएगा। तो डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर, तो यहाँ पे अगर पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी करानी है तो इस तरीके से उसको क्या करेंगे, जेंटल प्रेशर अप्लाई करके उसको हटाएंगे और सबसे पहले पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से इसमें भी दिखा रखा है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर का एक हाथ जो है वो कहाँ पे है, वो एक हाथ फंडस की साइड है, ठीक है, और एक हाथ जो है वो कहाँ पे है, वेजाइना के इंटरनल एग्जामिनेशन में वेजाइना के अंदर की साइड, जो कहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, या तो पोस्टीरियर शोल्डर की तरफ या एंटीरियर शोल्डर की तरफ। और जेंटल प्रेशर किसकी लगा रही है, 2 फिंगर्स की सहायता से 180 डिग्री शोल्डर रोटेशन। तो यहाँ पे मेन चीज जो है आपको ये ध्यान रखनी है कि वुड्स कॉर्क्यूस्क्रू मैन्यूवर के अंदर कितने डिग्री शोल्डर रोटेशन करते हैं। तो 180 डिग्री शोल्डर रोटेशन किया जाता है और पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी करवाई जाती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो किसी भी कैसी भी कंडीशन जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई सा भी जो है मैन्यूवर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि वुड्स कॉर्क्यूस्क्रू मेथड यूज कर सकते हैं। इसका एक नाम और याद रखना है आपको, इसका एक नाम और है वुड्स कॉर्क्यूस्क्रू मैन्यूवर का, इसका दूसरा नाम है रूबिन्स मैन्यूवर। ठीक है, तो इसका एक नाम और याद रखना है आपको, वो क्या है, इसका एक नाम है रूबिन्स मैन्यूवर। ठीक है, तो रूबिन्स मैन्यूवर भी इसी का नाम है। यही प्रोसीजर इसमें करते हैं, 2 फिंगर इंसर्ट करेंगे और शोल्डर को 180 डिग्री रोटेशन के सहायता से क्या करेंगे, उसको मूव करवाएंगे और उसकी डिलीवरी करवा लेंगे। ठीक है, तो रूबिन्स मैन्यूवर हो गया। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पे सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करके भी क्या करवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। तो सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई कैसे करेंगे, ये देखिए सुप्रा प्यूबिक जो प्रेशर अप्लाई किया गया है, इस पिक्चर में देखिए आप, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर वही मदर को
मदर की जो पोजीशन थी कि चेस्ट, जो मदर के जो लेग्स हैं, जो नीज हैं, उनको फ्लैक्स करके और एब्डोमेन की तरफ क्या करेंगे, उनका प्रेशर अप्लाई करेंगे और वन हैंड की सहायता से सुप्रा प्यूबिक यानी कि उस प्यूबिक बोन, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इस सिम्फाइसिस प्यूबिक बोन के जस्ट नियर क्या करेंगे, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर फिस्ट बना करके प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि ये जो शोल्डर है ये क्या हो जाएगा, वहां से डिस्क्लोज हो जाएगा और आराम से दूसरा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करवा लेगा, बेबी की डिलीवरी करवा लेगा। तो ये था शोल्डर डिस्टोशिया मैनेजमेंट। उसके अलावा ये पिक्चर भी किसको शो कर रही है, ये रूबिन्स मैन्यूवर को शो कर रही है। यहाँ पे वही 2 फिंगर इंसर्ट करके शोल्डर जो यहाँ पे डिलीवरी करवाई जा रही है रूबिन्स टेक्निक की सहायता से, तो वही 180 डिग्री का 180 डिग्री पे क्या करेंगे, उस शोल्डर का रोटेशन करेंगे और उसको क्या करवा लेंगे, बेबी के जो हेड के बाद में उसकी शोल्डर की डिलीवरी करवा लेंगे। तो प्रेशर जो जहाँ पे स्टक हुआ है वहां से प्रेशर को हटाना है, उस एंटीरियर शोल्डर हो या फिर पोस्टीरियर शोल्डर हो, उसको क्या करना है, वहां से रिलीव करना है, डिसलोज करना है और बेबी की डिलीवरी परफॉर्म करवानी है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखें कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मदर को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो मदर को देखिए हेमरेज की कंडीशन हो सकती है, अगर कहीं कोई रप्चर हो गया, यूट्रस रप्चर हो गया, या मान लीजिए कि वेजाइना में कोई इंजरी हो गई, तो वहां से किसी न किसी तरीके से क्या हो सकता है, हेमरेज की कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन रप्चर ऑफ यूट्रस, यूट्रस जो है वो रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रेशर वगैरह अप्लाई करते हैं, जेंटल प्रेशर वगैरह, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में रप्चर ऑफ यूट्रस देखने को मिल सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में नियोनेटल एस्फिक्सिया आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब बेबी डिलीवर रहता है तो उसी कंडीशन में बेबी की जो कंडीशन है वो साइनोटिक कंडीशन हो सकती है। ऐसी कंडीशन के अंदर बेबी को प्रॉपर मात्रा में जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोर्ड अंदर के अंदर ही फिस्ट हो गई है, अंदर के अंदर ट्विस्ट हो गई है, और ट्विस्टिंग की कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें डिलीवरी के समय पता नहीं लग पाता है कि जो है बेबी जो है वो कैसी सिचुएशन में जा रहा है। तो बेबी की कंडीशन जो है बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चली जाती है और बेबी एस्फिक्सिएटेड या हाइपोक्सिक कंडीशन में चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नियोनेटल एस्फिक्सिया में देखने को मिल सकता है। फिर उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह वही सीपीआर टेक्निक्स वगैरह हम यूज करते हैं, बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, वो सारा सब कुछ हम यूज करते हैं, जो कि ब्लू कोडिंग ट्रीटमेंट के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करें कि और क्या हो सकता है, अर्ब्स पाल्सी हो सकती है कि जो भी नर्व एंडिंग्स हैं, जो भी ब्रेकियल प्लेक्सस वगैरह हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, अगर उसमें कोई इंजरी हो गई बेबी के शोल्डर डिस्टोशिया को रिलीव करते समय, उसको डिस्लोज करते समय, तो ऐसी कंडीशन में बेबी के अगर नर्व इंजरी हो गई तो ऐसी कंडीशन में अर्ब्स पाल्सी भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा नियोनेटल डेथ भी देखने को मिल सकती है। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। तो ये था शोल्डर डिस्टोशिया, जिसमें हमने इसके डेफिनेशन, इसके रिस्क फैक्टर, उसकी कुछ इमेजेस जो कि उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, जिसके अंदर हमने मैक्रोबर्ट मैन्यूवर, वुड्स कॉर्क स्क्रू मैन्यूवर, जिसको हम रूबिन्स मैन्यूवर कह रहे थे, और उसके अलावा सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, इनके बारे में देखा, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो ये था शोल्डर डिस्टोशिया और उसका मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें कि शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ें ही मैं डाल रहा हूँ। ऐसे तो टॉपिक को बहुत ज़्यादा लेंथी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या मिल सके, उसके लिए अच्छे कंटेंट मिल सके, जिससे कि वो अपने नोट्स बना सके और अच्छे से अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।